आज हम बात करेंगे 1962 में भारत और चाइना के बीच हुई जंग के कारणों की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो पड़ोसी देश जिनके रिश्ते कभी अच्छे थे, जो कभी हिंदी चैनी भाई भाई के नारे लगाते थे, अचानक युद्ध के मैदान में आमने सामने आ गए। तो चलिए जानते हैं उस पूरी कहानी को। पर उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जो मेन डिस्प्यूटेड एरियाज है, जैसे अक्साई चीन। अक्साई चीन भारत को तुर्कमेनिस्तान से जोड़ने वाला व्यापार रास्ता था। लद्दाख और अक्साई चीन के रास्ते व्यापारी चाइना के कासगढ़ तक जाया करते थे। ईयर 1865 में ब्रिटिश ऑफिसर विलियम जॉनसन ने बॉर्डर का सर्वे कर जॉनसन लाइन बनाई, जिसमें अक्साई चीन को कश्मीर का हिस्सा माना गया। ईयर 1899 में मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन बनाई, जिसमें अक्साई चीन का बड़ा हिस्सा चाइना को दे दिया गया। भारत अपने दावे के लिए जॉनसन लाइन को आधार मानता है, जबकि चाइना मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन को। 1950 के दशक में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया और फिर अक्साई चीन में रोड बनानी शुरू की, जिससे उसका सिंजियांग एरिया तिब्बत से जुड़ गया। भारत को इसकी जानकारी देरी से हुई। 1957 तक चाइना ने इस इलाके में 179 किलोमीटर लंबी रोड पूरी कर ली थी, जिसमें चाइना ने अक्साई चीन पर पूरा कंट्रोल कर लिया। आज ये चीन की सिंजियांग एरिया का हिस्सा माना जाता है, जबकि भारत इसे लद्दाख का भिन्न भाग मानता है। अक्साई चीन चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली अहम है, क्योंकि यह सिंजियांग और तिब्बत को जोड़ता है। भारत के लिए यह एरिया लद्दाख। अक्साई चीन पर कंट्रोल से चाइना को क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त मिलती है। अक्साई चीन पर चाइना का एडमिनिस्ट्रेटिव नियंत्रण है, लेकिन भारत लगातार इसे अपना हिस्सा बताता है। यह क्षेत्र भारत चाइना सीमा विवाद की मुख्य जड़ है और दोनों देशों के बीच तनाव का बड़ा कारण बना हुआ है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश। भारत का नॉर्थ ईस्ट राज्य चाइना द्वारा दक्षिण तिब्बत यानी कि साउथ तिब्बत कहा जाता है। चाइना इस पर अपना दावा करता है, जबकि यह भारत का भिन्न हिस्सा है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है और तिब्बत के साथ इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को आधार बनाता है। तवांग जैसे इलाके, जहाँ प्रमुख बौद्ध मठ है, तिब्बती संस्कृति से जुड़े हुए। चाइना का तर्क है कि जब तिब्बत उसका हिस्सा है, तो अरुणाचल प्रदेश भी उसी का हिस्सा होना चाहिए। मैकमोहन लाइन विवाद। 1948 के शिमला समझौते में ब्रिटिश भारत यानी कि ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच जो सीमा रेखा तय हुई, उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। भारत इसे अपनी सीमा मानता है, लेकिन चाइना इस लाइन को मान्यता नहीं देता और इसे अवैध मानता है। चाइना का कहना है कि ब्रिटिश भारत ने तिब्बत पर दबाव डालकर यह सीमा तय कराई थी, जबकि तिब्बत और उस समय पूरी तरह स्वतंत्र नहीं था। रणनीतिक और भौगोलिक महत्व। अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली स्ट्रेटेजिकली भी महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र चाइना भारत बॉर्डर पर स्थित है और तिब्बत के नजदीक है। चाइना के लिए यह इलाका सैन्य दृष्टि से भी अहम है। नाम बदलने की पॉलिसी। चाइना समय समय पर अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलकर अपने दावों को और मजबूत करने की कोशिश करता है, ताकि इंटरनेशनल स्तर पर यह संदेश जाए कि यह क्षेत्र उसका हिस्सा है। गलवान घाटी और पेंगोंग। गलवान घाटी पूर्व लद्दाख में स्थित है, जो भारत और चाइना के बीच एक विवादित क्षेत्र है। चाइना गलवान घाटी को अपना हिस्सा मानने के पीछे मुख्य रूप से कई कारण देता है। चीन के विदेश मंत्रालय और सरकारी मैप गलवान घाटी को हमेशा से चीन के क्षेत्र में बताते हैं। चीन का तर्क है कि गलवान घाटी एलएसी के चीनी पक्ष में आती है, इसलिए यह हिस्सा उसका है। 1960 और 1962 में चाइना ने अपने नक्शों में गलवान घाटी को अपने क्षेत्र के रूप में दिखाया और बाद के वर्षों में भी यही दावा दोहराता रहा है। 1962 के युद्ध के बाद भी इस इलाके का क्लियर डिमार्केशन नहीं हुआ है। दोनों देशों के एलएसी की बातें अलग-अलग हैं, जिससे चाइना गलवान घाटी पर दावा करता है और भारत भी इसे अपना क्षेत्र मानता है। हाल के वर्षों में भारत द्वारा गलवान घाटी में सड़क और पुल निर्माण जैसी गतिविधियों को लेकर चाइना ने आपत्ति जताई है और इसे सोवरेनिटी का उल्लंघन बताया है। चाइना का कहना है कि भारत ने एलएसी पार की। तिब्बत और दलाई लामा का मुद्दा भी कारण है 1962 की लड़ाई की। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु है।
वर्तमान 14वें दलाई लामा का नाम तेंजिंग ग्यात्सो है, जिनका जन्म 1935 में तिब्बत में हुआ था। बचपन में ही उन्हें पिछले दलाई लामा के पूर्व जन्म के रूप में मान्यता दी गई थी और उन्होंने तिब्बत के धार्मिक एवं राजनीतिक नेता के रूप में कार्य किया। दलाई लामा 1959 में भारत आए क्योंकि तिब्बत में चीनी सेना के दमन और जान का खतरा बढ़ता गया था। मार्च 1959 में तिब्बत की राजधानी लहासा में चीनी शासन के खिलाफ बड़ा विद्रोह हुआ, जिसके बाद अफवाह फैल गई कि चाइना दलाई लामा को नुकसान पहुंचा सकता है या गिरफ्तार कर सकता है। चीनी सेना ने दलाई लामा को एक विशेष समारोह में बिना बॉडीगार्ड के बुलाया, जिससे उनके समर्थकों को शक हुआ कि यह एक बड़ा जालसाजी हो सकता है। इस स्थिति में दलाई लामा और उनके करीबियों ने फैसला किया कि वे तिब्बत छोड़ देंगे। उन्होंने भारत सरकार से शरण मांगी और उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने तुरंत उन्हें शरण देने की अनुमति दे दी। दलाई लामा ने रात के अंधेरे में पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होते हुए 15 दिन में भारत की सीमाएं पार की और 31 मार्च 1959 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले से भारत में प्रवेश किया। दलाई लामा की भारत आने की घटना पर चाइना का रुख शुरू से ही नकारात्मक और आक्रामक रहा है। चाइना ने इसे अपनी सॉवरेंटी और तिब्बत पर नियंत्रण के खिलाफ सीधी चुनौती माना। चाइना का दावा है कि दलाई लामा राजनीतिक उद्देश्य के लिए तिब्बत से भागे और भारत ने उन्हें शरण देकर चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। चाइना ने बार बार भारत से दलाई लामा को अलगाववादी और राजनीतिक शरणार्थी मानते हुए उनकी किसी भी राजनीतिक या सार्वजनिक गतिविधि का विरोध किया। जब दलाई लामा भारत पहुंचे तो चाइना ने भारत सरकार से उनकी वापसी की मांग भी की थी, जिसे भारत ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद से ही चाइना और भारत संबंधों में तनाव बना रहा। इस प्रकार चाइना ने दलाई लामा के भारत आने को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और तिब्बत पर उसके नियंत्रण के लिए खतरा मानते हुए हमेशा विरोध किया है। चाइना ने भारत पर 20 अक्टूबर 1962 को अचानक आक्रमण किया। यह हमला दो मुख्य मोर्चों पर हुआ, पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, उस वक्त नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा कहा जाता था। चीनी सेना ने एक साथ कई भारतीय चौकियों पर हमला किया और सीमावर्ती इलाकों में तेजी से आगे बढ़ी। 1962 के चीनी हमलों में चीनी सेना संख्या में भारतीय सेना से न सिर्फ दुगनी बल्कि उनके पास बेहतर हथियार थे और वो लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनके पास राशन की कोई कमी नहीं थी। सबसे बढ़कर उनका नेतृत्व अनुभवी था, क्योंकि उनको 10 साल पहले कोरिया में लड़ने का अच्छा अनुभव मिल चुका था। भारत को पहला झटका वालोंग में लगा। इसके बाद सेला पास भी भारत के हाथों से जाता रहा। इस पूरे इलाके में भारत के 10 से 12 हजार सैनिक चाइना के 18 से 20 हजार सैनिकों का सामना कर रहे थे। नेविल मैक्सवेल अपनी किताब इंडिया चाइना वार में लिखते हैं, हालात इतने बिगड़ गए थे कि भारतीय कमांडर वीजी कौल ने नेहरू से कहा कि कुछ विदेशी सेनाओं को भारत की मदद के लिए आमंत्रित करना चाहिए ताकि चाइना पर जवाबी कार्रवाई की जा सके। उस समय भारत में अमेरिकी राजदूत जेके गॉलब्रेथ ने अपनी आत्मकथा लाइफ इन आवर टाइम्स में लिखा है, हर स्तर पर भारत या सदमे की हालत में थे। पूरे भारत में इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें रद्द कर दी गई थी ताकि उन विमानों का सैन्य इस्तेमाल किया जा सके। न सिर्फ असम बल्कि बंगाल और यहाँ तक कि कलकत्ता पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे थे। इस खतरे के बीच 19 नवंबर को नेहरू ने अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी को दो पत्र लिखे। इन पत्रों को वाशिंगटन में इंडियन एम्बेसी से व्हाइट हाउस तक पहुंचाया गया। इन पत्रों को, खासकर दूसरे पत्र को, उस समय तक सार्वजनिक नहीं किया गया था। बाद में गॉलब्रेथ ने अपनी डायरी में लिखा, एक नहीं, हमारे पास मदद के दो अनुरोध आए थे। दूसरे अनुरोध को बहुत गुप्त रखा गया था। यह पत्र सिर्फ राष्ट्रपति के पढ़ने के लिए था, उसके बाद उसे नष्ट कर दिया जाना था। लेकिन मशहूर पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने इंडियन एक्सप्रेस के 15 नवंबर 2010 में लिखे अपने लेख JN to JFK आइज ओनली में लिखा, नेहरू के उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री सचिवालय और विदेश मंत्रालय में मौजूद सारे रिकॉर्ड की जांच कराई, लेकिन उन्हें इन पत्रों के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं मिला।
लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इन पत्रों के अस्तित्व को स्वीकार किया। वर्ष 2010 में जॉन ऑफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम में इन पत्रों को सार्वजनिक कर दिया गया था। इस पत्र में नेहरू ने लिखा, चाइनीस ने नेफा के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और वो कश्मीर और लद्दाख पर भी कब्जा करने वाले हैं। इसके बाद नेहरू ने लिखा, भारत को चाइना के हमले से निपटने के लिए यातायात और युद्धक विमान की जरूरत है। नेहरू ने इस पत्र का अंत में यह कहते हुए किया कि वह इसी तरह एक पत्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन को भी भेज रहे हैं। अभी व्हाइट हाउस को यह पत्र मिला ही था कि गॉलब्रेथ ने एक टॉप सीक्रेट टेलीग्राम अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को भेजा। इसमें लिखा था, मुझे गुप्त रूप से पता चला कि नेहरू आपको एक पत्र भेजने वाले हैं। इसके बारे में उनके मंत्रियों तक को नहीं बताया गया है। अमेरिका में भारत के राजदूत बी के नेहरू ने 19 नवंबर को खुद अपने हाथों से वह पत्र राष्ट्रपति कैनेडी तक पहुंचाया। नेहरू के दोनों पत्रों का जवाब देते हुए कैनेडी ने भारत की जरूरतों का जायजा लेने के लिए तुरंत एवरेल हैरिमन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय दल दिल्ली भेजा। आनंद फानन में अमेरिकी वायुसेना की केसी 135 विमान को एंड्रीज हवाई अड्डे से रवाना कर दिया गया। टर्की में कुछ देर ईंधन भरने के रुके और इसके बाद हैरिमन और उनके साथ कैनेडी प्रशासन के 2 दर्जन अधिकारी 18 घंटे की उड़ान के बाद 22 नवंबर की शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचे। लेकिन इससे पहले 20 नवंबर की रात चाइना ने एक तरफा सरेंडर की घोषणा कर दी। यही नहीं, चाइना ने यह भी ऐलान किया कि उसकी सेनाएं 7 नवंबर 1959 को वास्तविक नियंत्रण रेखा की जो स्थिति थी उससे 20 किलोमीटर पीछे चली जाएंगी। अब सवाल उठता है कि माओ ने युद्ध विराम करने और नेफा से पीछे हटने का फैसला क्यों किया। ब्रूस राइडल अपनी किताब JF केच फॉरगटन क्राइसिस तिब्बत, द CIA एंड द साइनो इंडियन वार में लिखते हैं, माओ के इस फैसले के पीछे कई लॉजिकल कारण थे। ठंड का मौसम शुरू होने वाला था और तिब्बत हिमालय में चाइना के सेना को अपनी राशन भेजना बरकरार रखने के लिए मुश्किलें आने वाली थी। चाइना के सामने सिलीगुड़ी नेक को तोड़कर आसाम में घुसने का लुभावना विकल्प था। ऐसा करते तो वो पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाके में पहुंच सकते थे। लेकिन माओ ने सोचा होगा कि ऐसा कर वो कैनेडी को भारत की तरफ से हस्तक्षेप करने के लिए मजबूत कर देंगे। जिस तरह से अमेरिकी वायुसेना और ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भारत को सहायता सामग्री पहुंचा रहे थे, उससे यह साफ हो गया कि अमेरिका और ब्रिटेन भारत को सिर्फ नैतिक समर्थन ही नहीं बल्कि सैनिक सहायता भी दे रहे थे। नवंबर के मध्य तक ये मदद युद्ध के मैदान तक पहुंचने लगी। नवंबर खत्म होते होते माओ को अंदाजा हो गया कि भारत इस लड़ाई में अकेले नहीं है और जितनी लंबी लड़ाई चलेगी उतना ही मात्रा में अमेरिकी और ब्रिटेन हथियार भारत पहुंचेंगे।